नमस्कार मित्रों। बुरा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। स्वागत है आपका रीट एग्जामिनेशन 2021 के इंग्लिश मॉडल पेपर में। ये अपने चैनल और हमारे द्वारा लिखा गया ही मॉडल पेपर है। तो ये पहले 1 से 5 सवालों में अपन देख लेते हैं। ये जो पोइम लिखी हुई है, सीधे अपन सवालों पे चलते हैं। सवालों के आधार पर ही अपन पोइम का और या सवालों के जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें पोइम को चेक करते रहेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है विच ऑफ दीज लाइन्स कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आपके सामने 2 लाइन दे रखी है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि दोनों लाइन में से कौन सी लाइन पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। देखो, दो वी कैनॉट मेक आवर सन स्टिल, यहाँ हम अपना सन नहीं बना सकते। तो यहाँ भी क्या है, मानवीयकरण किया गया है। आंसर आपके सामने दे रखा है डी। मैं व्याख्या कर देता हूँ। योर क्वेंट ऑनर का मतलब होता है विचित्र या अजीब जो सामान होता है। डस्ट इनटू आसस, यानी किस में नष्ट हो जाएगा, यानी अग्नि बन जाएगी या राख बन जाएगी उसकी। तो राख अपन जनरली बात करते हैं तो सामान जो ओनर है उसकी राख नहीं, राख किसकी बनती है, मानव की, मानव शरीर की राख का रूप हो सकता है। लेकिन जो ओनर है इसका यहाँ मानवीयकरण किया गया है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन है बोथ ए बी दोनों ही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। द लास्ट लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ। लास्ट लाइन देखो पोइम का। अब देखो इसमें आपको आंसर दे रखा है एजोनेंस, ठीक है। तो एजोनेंस में आप दे सकते हैं यहाँ मित्रों स्टैंड और स्टील एसएस का जो रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन भी सही आंसर होता है। लेकिन आपको अगर एजोनेंस आंसर दे रखा है तो अगले ने एजोनेंस किस तरीके से पूछा। देखो, स्टील में आई का रिपीटेशन हो रहा है वोवल साउंड का, विल में आई का रिपीटेशन हो रहा है और हिम में भी आई का रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए हालांकि ये प्रश्न का उत्तर एजोनेंस और एलिट्रेशन दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ एजोनेंस भी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल है मित्रों। सवाल है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ अबव 4 लाइन। ऊपर की जो 4 लाइनें हैं उनकी राइम स्कीम पूछिए। अब मैं आपको पोइम में ले चलता हूँ जहाँ ऊपर की 4 लाइनें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मित्रों देखिएगा, ए आर आर, लास्ट में आर है, हियर नियर, ए, फिर लाई और इंटरनिटी। तो यहाँ देखो ए बी और सी, ए बी सी का रूप बन रहा है। तो अपन ऑप्शन में चलते हैं। क्या दे रखा ऑप्शन में, तीसरे में ऑप्शन में दे रखा राइम स्कीम ऑफ 4 लाइन की। देखो ए बी सी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखो, विच लाइन ऑफ द पोइम कंटेन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। ये कहता है कि जो पोइम है उसकी कौन सी लाइन सिमिली या सिमिली का एग्जाम्पल है। तो देखो अपन फिर से पोइम में चलते हैं मित्रों। इसमें आंसर दे रखा है 14 और 18। तो अपन 14 और 18 लाइन दोनों में देखते हैं। देखो 14 लाइन में दे रखा है लाइक, बिल्कुल दे रखा है। 18 नंबर में भी लाइक दे रखा है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 14 और 18 हो जाएगा। 14 और 18 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दस दो वी कैनॉट मेक अवर सन। अब मित्रों इसमें हम अपना सन नहीं बना सकते। अपन ने सवाल भी पढ़ा था इससे पहले, उसमें पर्सोनिफिकेशन भी, इसलिए यहाँ सिमिली पर्सोनिफिकेशन को काट के ऑप्शन क्या लिख दिया, सिमिली। अब देखो सिमिली लिख दिया तो पर्सोनिफिकेशन तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर दे रखा है डी, मतलब एलिट्रेशन। मतलब 2 कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना जरूरी है। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से हैं, टी और टी, इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए आंसर क्या दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, एलिट्रेशन हो जाएगा। आगे देखो सवाल नंबर है, अब अपन ये 1 से 5 है, यहाँ से 6 से 10 हो जाएगा ये। और अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पैसेज को पहले। यहाँ 6 से 10 है। टू मच इम्पोर्टेंट मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू द रॉन्ग एक्ट डन बाय द चिल्ड्रन। कह रहा है कि जो बालक है वो गलत करते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, पर्टिकुलरली इफ़ दे हैपन टू बी माइनर नेचर। अगर उनका नेचर है वो थोड़ा सा खराब है। मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एट ए यंग एज आर लाइकली टू बी इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग द स्टडीज, स्लीपिंग आउट द क्लासेज और यूजिंग बैड लैंग्वेज। अब जो गर्ल्स और बॉयज़ है वो कम उम्र में क्या होते हैं, मतलब किसी की चोरी करने की आदत हो जाती है, ठीक है, और पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाते हैं,
ठीक है, क्लासेज को स्लिप करते रहते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं और बुरी बुरी लैंग्वेज वो यूज करते हैं। इन नियरली एवरी केस ऑफ रूट कोज ट्रबल इज फेस दैट प्रॉपर केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट टेकन इन द हाउस ऑफ द सफिशिएंट इंटरेस्ट इज नॉट शोन टू हिम। इसका पर्टिकुलर कारण क्या बताया है कि भाई यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो सही तरीके से उनको क्या नहीं करते, उनकी तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस वजह से बच्चे ये जो अनैतिक क्रियाएं होती है वो करने लगते हैं। बट इफ़ द पेरेंट्स वर वाइज, अगर उसी फैमिली में पेरेंट्स बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, दे शुड करेक्ट फॉर देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम। तो वो अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हो ना, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले आएंगे और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, एजुकेशन की बात हो, व्यवहारिक तौर पे हो, सभी तरीके से वो अपने बच्चों के प्रति केयरफुल रहेंगे। वॉट एवर द केस डन, थिंग शुड नेवर बी रिप्रेस्ड, दैट दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू चेंज द बेटर अंडर द फियर ऑफ रॉड फिजिकल पनिशमेंट डज, आगे ले लेता हूँ, डज नॉट इम्प्रूव देम। ये कह रहा है कि कुछ भी हो, बालकों को दबा के, यानी उनको प्रेशर करके, प्रेशर दे के उनको उनमें चेंजिंग नहीं करना चाहिए, यानी उनका बिहेवियर चेंज करे। ठीक है, उन पे ज़्यादा अटेंशन दे, ठीक है, उनकी ज़्यादा उनके प्रति केयरफुल रहे, तो उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिजिकल पनिशमेंट भी उनको नहीं देना चाहिए। ये उनको उनमें इम्प्रूव करने का सही तरीका नहीं है। इट ओनली मेक्स देम वर्स देन बिफोर, ये जो तरीका है उनको पहले से ज़्यादा ख़राब कर देता है। अगर आप कोई पेरेंट्स उनको फोर्स देके उनको उनकी आदतों में बदलाव चाहता है तो ये तरीका गलत है। उनको व्यवहारिक तौर पे या उनको मतलब समझा बुझा के इस तरीके से उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। तो सवाल है अपना, पहला सवाल देख लेते हैं, द केस वन थिंग शुड नेवर बी रिप्रेस्ड। तो अपन ने पढ़ा है पूरे पैसेज में, तो लिखा है वॉट एवर द केस, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कुछ भी केस हो, वॉट एवर द केस, ये बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये गलत है, वॉट एवर द केस, जो कुछ भी केस हो, वन थिंग शुड नेवर बी रिप्रेस्ड। देखो अपन ने अभी पढ़ा है वॉट एवर द केस वाला, तो वहाँ वॉट एवर लिखा होना चाहिए। पैसेज में से पूछा है, ये वॉट एवर लिखा हुआ है यहाँ। तो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा है आपने, तो इसका आंसर सलीके से दिया जा सकता है। आगे देखो सवाल नंबर, जो ये 2 नहीं है मित्रों, ये 6 से हैं, जो ये 7 नंबर हो जाएगा, वो आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखो, बट इफ द पेरेंट्स है, प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। और पैसेज में से पढ़ रहे हैं तो इजार की बात नहीं हो रही, पैसेज पास्ट को बताया जा रहा है, तो वहाँ सीधा पैसेज में से वर उठा लेंगे। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वाइज पेरेंट, वाइज पेरेंट की ड्यूटी क्या बताई है पैसेज में, अपन ने अभी पढ़ा है, करेक्ट द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 4 है, द वर्ड कंपेल्ड टू यूज इन द पैसेज। कंपेल्ड का मतलब पैसेज में क्या बताया गया, मैंने कहा कंपेल्ड का मतलब बताया फोर्स्ड, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, फोर्स देना। ठीक है, दबाव बनाना, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द कंजक्शन विच इज़ नॉट यूज इन द पैसेज, ऐसी कौन सी कंजक्शन है जो पैसेज में यूज नहीं हुई है। तो मित्रों अगर आपने पैसेज को सलीके से पढ़ा है तो बट, एंड वेन तो यूज हुआ है, बिकॉज का यूज नहीं हुआ है। द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट्स एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पोइम, मित्रों पोइम की लास्ट जो लाइन होती है, ठीक है, तो साउंड, उसका साउंड होता है जैसे अलग अलग लाइन का, तो उसको क्या कहते हैं, वोल्टा नहीं कहते। वोल्टा तो चेंज होता है थॉट में। मेटाफर तो किसी को एक रूप दिया जाता है। ठीक है, एलिट्रेशन रिपीटेशन होता है किसका, 2 कॉन्सोनेंट साउंड का। तो बच्चा क्या, राइम स्कीम में साउंड का जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो मिलता जुलता होता है, जैसे हियर, नियर, इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, राइम स्कीम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 12 है। 12 नंबर सवाल है, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द इवेंट्स लीड टू द डाउनफॉल ऑफ मेन कैरेक्टर, यानी मेन कैरेक्टर के पतन को दर्शाता है। ठीक है, ड्रामे में उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, वो फॉर्म होती है ट्रेजिडी। क्या होती है, ट्रेजिडी। द मिडिल साउंड ऑफ काइंड, मिडिल साउंड का मतलब यहाँ इन की बात हो रही है, तो इन क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। तो एंड साउंड केच में एंड साउंड, देखो चे का साउंड इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर भी हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट और सस्पेंस, द टर्निंग पॉइंट इज, देखो ऐसा ग्रेटेस्ट मोमेंट जहाँ इंटरेस्ट भी हो और सस्पेंस भी हो, वो ट्रेंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है, क्लाइमैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लाइमैक्स। आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर सवाल में। सवाल है, विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड मदर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग।
मदर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग किस प्रिंसिपल को कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ जो रिपीटेशन है, याद रखेंगे मित्रों, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन को मदर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। इन CLT 17 नंबर सवाल में CLT नो नीड ऑफ मेमोराइज द डायलॉग, बिल्कुल सही है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, रीडिंग और राइटिंग बिगनिंग से शुरू हो जाती है, ठीक है। जुडिशियस यूज हो जाएगा, JUDICIOUS, जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज अलाउड। नेटिव लैंग्वेज वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन इसका जो जुडिशियस यूज है, ठीक है, न्यायोचित यूज, वो अलाउड है। तो इसलिए सारे जो ऑप्शन है वो सही है, ऑल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, विच इवेल्युएशन समराइज द फाइनल प्रोग्रेस। फाइनल प्रोग्रेस कौन बताता है? फॉर्मेटिव तो नहीं बताता, फॉर्मेटिव तो अलग अलग प्रकार के एग्जाम होते हैं। जो एंड का एग्जाम होता है ना, सबमिटिव, वो क्या बताता है? फाइनल प्रोग्रेस बताता है। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर सवाल है मित्रों, द मेन टास्क ऑफ टीचर इन CLT में मेन टास्क क्या होता है? प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बिल्कुल होता है। फोकस ऑन मदर टंग एज वेल एज टारगेट लैंग्वेज, बिल्कुल, मदर टंग पे भी फोकस होता है और साथ ही टारगेट लैंग्वेज को ध्यान रखा जाता है। कहा ना अभी ऊपर पढ़ा अपने, मदर टंग कहाँ यूज होती है? जुडिशियस यूज में, तो ये भी सही है। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ लर्नर, हाँ, बच्चा क्या सीखना चाहता है उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाए, ये भी शामिल है। आगे देखो, द डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द मोटर स्किल, 20वां सवाल है, मोटर स्किल से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है? यानी मोटर स्किल का मतलब होता है मांसपेशियों संबंधित। तो जो डिस्प्रेशिया होता है, इसमें क्या होता है? दर्द होता है, तो दर्द मोटर स्किल से संबंधित है, ठीक है, मांसपेशियों के द्वारा काम किया जाता है। तो वो जो डिसऑर्डर है वो क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? मोटर स्किल से रिलेटेड डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 21 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर एंड द रेस्पॉन्स गिवन बाय द स्टूडेंट, यानी टीचर सवाल पूछता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो इस प्रकार का कौन सा मेथड है? तो देखो, GTM में तो ऐसा होता नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये तो है अपना पुराना ओल्ड मेथड, ठीक है। ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड में भी ऐसा नहीं होता, उसमें ज़्यादा ये जो होते हैं टीचिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। और वेस्ट मेथड में इसको रीडिंग मेथड कहते हैं, इसमें रेस्पॉन्स नहीं होता, साइलेंट रीडिंग होती है इसमें। तो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड ऐसा है जिसमें टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उसका जवाब देते रहते हैं। अब देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशनल अप्रोच की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी प्रमुख उसकी विशेषताएं क्या है, किसकी? सिचुएशनल अप्रोच की। तो देखो, प्रैक्टिस एंड ड्रिल आर स्ट्रेस्ड, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और ड्रिल पे स्ट्रेस भी दिया जाता है। रिवीजन पे स्ट्रेस दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। टीचर ऑफ इंग्लिश इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर पैटर्न इंग्लिश, हाँ, ये सवाल कई दफ़े पूछा जाता है। ये तीसरा ऑप्शन है, इसको कई दफ़े पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें न्यू वर्ड्स को सामने रखा जाता है और स्ट्रक्चर पैटर्न को सामने रखा जाता है। तो वो अपना आंसर क्या है? ये सिचुएशनल अप्रोच। तो इसमें तो वैसे सारे ऑप्शन ही सही है, तो अपना आंसर 22 में क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 23 नंबर सवाल, विच अप्रोच इज बेस्ट अपॉन द कंसेप्ट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड। अब मित्रों, जब भी ये आ जाए ना आपके क्वेश्चन में, लैंग्वेज इज यूज्ड, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, यूज की बात आ जाए तो सीधा सा कम्युनिकेटिव अप्रोच पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 24 नंबर देखो, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच की एडवांटेज कौन सी है, कौन सी नहीं है? स्ट्रेस ऑन फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल है। फंक्शनल वैल्यू होती है, बिल्कुल। डेवलप द स्पीच एबिलिटी, बिल्कुल है। टीचर्स डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करके पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन राइटिंग पे जो एम्फेसाइज है वो बिल्कुल नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा D। 25 नंबर सवाल देखिए मित्रों, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने के पीछे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? तो देखो, नेगलेक्टिंग एम ऑफ टीचिंग, यहाँ इंग्लिश पढ़ा तो रहे हैं लेकिन जो उनका लक्ष्य है इंग्लिश पढ़ाने का वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मेन फोकस क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, उसका किसी को नहीं पता। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, जो किताबें हैं प्रिंट होती है उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, ट्रेडिशनल मतलब एक पुराना चला आ रहा जो सिस्टम है पढ़ाने का, ठीक है। टीचर ने किताब हाथ में ली, पढ़ा दिया, बच्चे रट के आ गए, सिर्फ एग्जाम पास करना है, इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये सारी इसमें शामिल है, सारी प्रॉब्लम शामिल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर है 26, इवेल्युएशन
is a new technical term introduced to design a more comprehensive concept of measurement। कहते हैं कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट है TW राइट स्टोन के द्वारा दिया गया। इसको आप याद करना पड़ेगा आपको, और ये आप एक दो बार अगर इस परिभाषा को आप रिमाइंड करते हैं तो बिल्कुल याद हो जाएगी। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये किस प्रकार का सवाल है, जब ये सीधा सा रिकॉल क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सीधे से पूछे जाते हैं व्हाट इज योर नेम, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल नहीं है, कॉम्प्लेक्शन नहीं है, ऐसे टाइप भी नहीं है, ये है रिकॉल टाइप क्वेश्चन। द बेस्ट वे विच प्रोवाइड द रियल नॉलेज टू द स्टूडेंट अबाउट देम। ऐसा तरीका जो क्या प्रोवाइड करवाता है, एक रियल नॉलेज प्रोवाइड करवाता है किसको, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, इंटरव्यू नहीं, टीचिंग मेथड नहीं, रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि उसकी गलतियों को बताता है, कहाँ गड़बड़ हुई है उस चीज़ों में सुधार करता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखो 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवाल है एस इटसेल्फ इज ए फोनीम। एस के अपने आप में फोनीम है, एस वर्ड, बट व्हेन इट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्लूरल एज ए लुक्स है, पेन्स है, कोस्ट है, कॉर्ड्स है, इनमें अगर एस को लगा के अपन यूज कर लें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मॉर्फीम। क्या बन जाता है, मॉर्फीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी, लास्ट नंबर सवाल है 30वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक स्कूल इन्वायरमेंट फ्रेंडलियर टुवर्ड्स मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी है, अगर स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो अपने फ्रेंडली बनाए मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ, तो इसके लिए तो वोकेब डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकेंड लैंग्वेज। वोकेब को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, नेटिव में भी और सेकेंड लैंग्वेज दोनों में। एडमिशन ओनली मल्टीलिंगुअलिज्म स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी लेना चाहिए जो एक से अधिक भाषाओं का ध्यान रखते हो। गिव इंस्ट्रक्शन इन टारगेट लैंग्वेज, और इंस्ट्रक्शन किस में होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। तो मित्रों ये था अपना मॉडल पेपर इंग्लिश का। कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और कुछ अगर सुझाव है आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।